डोनबास पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं। डोनबास से टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है। डोनेट्स्क में हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर दिख रहा है। डीपीआर संसद से लेकर सभी इमारतों पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनीष झा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में चल रहे प्रचंड जंग के बीच टीवी9 भारतवर्ष की टीम डोनबास पहुंच चुकी है। जी हां, वो जगह जो इस युद्ध का एपिसेंटर है, जिस जगह की वजह से ही ये युद्ध शुरू हुआ था। और डोनबास में जब टीवी9 की टीम डीपीआर की राजधानी डोनेट्स्क में पहुंची है, तो टीवी9 की टीम जहां ठहरी है, सबसे पहले हम आपको वो जगह दिखाते हैं। डोनेट्स्क का ये सेंट्रल होटल है। यहाँ पर जहाँ टीवी9 की टीम ठहरी है, वहाँ पर रॉकेट से हमले हुए हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कैसे इस होटल को निशाना बनाया गया था। यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से शेलिंग हुई, रॉकेट दागे गए, और जिसकी वजह से आप देखिए कि इस होटल का जो सारा हिस्सा है वो किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सबसे पहले सामने में आप ये देख रहे हैं, जो ये लोहे के गेट हैं, ये किस तरह से क्षतिग्रस्त हुए। वहीं मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको होटल की बिल्डिंग का वो शीशा वाला हिस्सा सब दिखाएगा। देखिए अभी भी कमरे के बहुत सारे कमरे के और दरवाजे और दूसरे और जो हिस्से हैं वो सब शीशे टूटे हुए हैं। ये हाल है उस जगह का जो डोनेट्स्क के बीचों बीच स्थित सेंट्रल होटल है, वहाँ का ये हाल है जहाँ पर अभी हम लोग ठहरे हुए हैं। वहीं होटल के ठीक सामने का हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। सामने में आप देखिए, सामने में जो ये एक शानदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये दरअसल डीपीआर का रेल मंत्रालय है। और इस रेल मंत्रालय को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। आप देखिए इस बिल्डिंग में जितने भी शीशे आपको दिख रहे हैं, ये खिड़कियों के, दरवाजों के, ये सब किस तरह से टूटे हुए हैं। और ये हाल है रेल मंत्रालय का। अब आप सोचिए कि डीपीआर में खास करके डोनेट्स्क का शायद ही कोई बिल्डिंग हो जो यूक्रेनियन हमले का शिकार नहीं हुआ है। इस तरह से रोजाना यहाँ पर शेलिंग होती है, बमबारी होती है। और टीवी9 की टीम जैसे ही डोनबास में कदम रखी है, उसके बाद से रह रहकर धमाके हो रहे हैं। एक तरफ जहाँ रूस ने यूक्रेन के 9 इलाके पर आज मिसाइल दागे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि डोनेट्स्क का क्या हाल है। डोनेट्स्क में अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो कैमरे पर आप देख रहे होंगे। और जहाँ टीवी9 की टीम मौजूद है, यहाँ पर भी यूक्रेन की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, उसके ये प्रमाण हैं जो हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन अमित बालियान के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, डोनेट्स्क, डोनबास। और इस वक्त सीधे हम डोनबास का रुख कर सकते हैं क्योंकि मनीष झा हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं सीधे डोनबास से। मनीष, सबसे पहले तो आपके जज्बे को, आपके हौसले को सलाम। ऐसे वक्त में जब डोनबास में जगह जगह हमले हो रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं और वहां से कर रहे हैं रिपोर्टिंग। इस वक्त के ताजा हालात हमने आपकी रिपोर्ट में देखे, कितने इस वक्त खतरे नजर आ रहे हैं वहां पर आपको कदम कदम पर? शुक्रिया समीर। देखिए टीवी9 की टीम अपने दुनिया भर के दर्शकों के उस कमिटमेंट के तहत यहाँ पर मौजूद है। और हम क्यों यहाँ मौजूद हैं? क्योंकि डोनबास की सरजमी पर अगले 72 घंटे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल और 1 मई तक यूक्रेन की तरफ से लगातार इस पूरे इलाके पर हमला होगा। लेकिन समीर, दुनिया भर को हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं। सबसे जो दुखद बात है कि यूक्रेन की तरफ से जो एंटी पर्सनल माइंस के तौर पर पीपल के पत्ते के साइज के छोटे छोटे पेटल्स माइंस यहाँ हजारों की संख्या में गिराए गए हैं, उसका निशाना 5 छोटे छोटे मासूम हो गए हैं। 5 छोटे छोटे बच्चों को लगा कि वो खेलने की चीज़ है, उन्होंने हाथ में उठाया, ब्लास्ट हुआ, अभी गंभीर हालत में यहीं पर अस्पताल में भर्ती हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ आसपास के नज़ारे को भी, और एक उदाहरण भी बताना चाहता हूं। जैसे देखिए ये घास है, इन घास के बीच में से कहीं पर भी वो पीपल के पत्ते के आकार के छोटे छोटे माइंस रहते हैं। और वैसी स्थिति में हम आपको बताएं, जैसे मैं कैमरा सहयोगी अमित को कहूँगा कि अमित दिखाई, देखिए यहाँ पर कुछ जो आपको हिस्सा दिखाई देगा वो देगा। जैसे मैं अभी इसे तो उठा रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप जैसे इसको देख रहे हैं, ठीक इसी रंग का होता है और इसके इस साइज का इस तरह का। और बच्चों ने इसे उठाया और
सुबह सुबह जैसे ही उन्होंने उठाया ये फट पड़ा और पांचों बच्चे बुरी हालत में घायल होकर अस्पताल में चले गए। तो ये हालत डोनबास के अलग अलग इलाकों की है। लेकिन बजाय पिटल माइंस के हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए डोनेट्स्क का पार्लियामेंट, डीपीआर का ये पार्लियामेंट देखिए, डीपीआर के पार्लियामेंट पर निशाना बनाया गया, दूसरी और तमाम बिल्डिंग पर निशाना बनाए गए। ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं है जहां पर कोई ना कोई सिविलियन नहीं मारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगले 72 घंटे क्या होंगे, क्या होगा 30 अप्रैल को, क्या होगा 1 मई को। और क्योंकि यहाँ के लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो उनका कहना है कि ना जाने कब, कहाँ से, किधर से, किस आसमान के किस कोने से रॉकेट आ जाए किसी को नहीं पता। इसलिए वो अपना काम करते हैं, तुरंत काम करके वो किसी सुरक्षित जगह पर रहने के लिए चले जाते हैं। और यही कमोबेश हालत पूरे शहर की नहीं पूरे इलाके की है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ना जाने यूक्रेनियन सेलिंग के वो कब चपेट में आ जाएं। तो इस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच का जो जंग है वो अब उस जगह पर पहुंच गया है जहां वर्चस्व की लड़ाई में लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं और उसका खामियाजा यहां सिविलियन तक को भी चुकाना पड़ता है। यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। यूक्रेन के काउंटर अटैक से बचने की तैयारी में जुटा है रशिया। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा कड़ी कर दी है। रूस ने ज़ैपोरिजिया प्लांट की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यहां खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो आखिर ऑपरेशन 30 अप्रैल, क्या रूस का एटमी विध्वंस यहां देखने को मिलेगा? क्या इसे समझना जरूरी है। रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा मजबूत कर रहा है रूस। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर न्यूक्लियर रिएक्टर की सुरक्षा में कई सैनिक वहां पर तैनात किए गए हैं। सैनिकों ने इमारतों की छतों पर सैंडबैग फाइटर पोजीशन ली है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के हवाले से ऑपरेशन 30 अप्रैल पर यह बड़ी खबर है। अंशु मैम, क्या माना जाए इसे कि 30 अप्रैल के बाद जो अब तक दुनिया सहमी हुई है कि क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, क्या उसकी थोड़ी भी आशंका आपको नजर आ रही है? देखिए, जब इस तरह की खबरें पूरे विश्व में चल जाएं कि 30 अप्रैल को एटमी हमला होने जा रहा है या रशिया इस प्रकार का कोई स्टेप उठा सकता है, तो मैं इसे एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का नाम दूंगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति में कि जब युद्ध ऐसे निर्णायक मोड़ों की तरफ से गुजर के आगे बढ़ रहा है, तो पहली बात तो हम इस बात पे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों करके रशिया या अमेरिका जैसे देश नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब हम यूक्रेन की अभी स्थिति देख रहे हैं तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं वहाँ पर रशिया ऑलरेडी अपना कब्जा जमा चुका है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसे यूक्रेन पे एटमी हमला करने की क्या आवश्यकता महसूस हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल को यूक्रेन एक बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके काउंटर अटैक की तैयारियां रशिया की तरफ से की जा रही हैं। मनीष के पास कुछ अपडेट है, उसके बाद इस सवाल का जवाब आपसे लेता हूं। मनीष, क्या कहना चाह रहे हैं? मनीष झा, आवाज मिल रही है आपको? लगता है मनीष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंशु जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो, दोनों ही देश अभी युद्ध के जिस चैप्टर में है, जिस मोड़ पर है, जिस तरह की स्थितियां हमें बनती हुई नजर आ रही है, एटमी हमले को हम बार बार डिस्कस करते हैं, मुझे उसकी तो संभावना नहीं नजर आती। लेकिन जिस तरह का मानवीय संकट पैदा हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की भी रिपोर्ट्स आ रही है कि यूक्रेन के जो बच्चे हैं उनको रशिया लेकर के जा रहा है। अभी तक यही माना जा रहा है कि ये पोस्चरिंग है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव दिमित्री मेदवेदेव ने बयान दिया था। अगर उसको देखा जाए तो बहुत हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी जो जगह है, उनकी जो पोजीशन है, सभी जानते हैं रूस में क्या है, पुतिन के कितने करीबी है। ऑपरेशन 30 अप्रैल से पहले पुतिन का बहुत बड़ा फैसला, यूक्रेनी नागरिकों के निष्कासन के फैसले पर मोहर लग चुकी है। कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेनी नागरिकों को निकालेगा रूस। डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी नागरिकों पर होगा एक्शन। खेरसोन और ज़ैपोरिजिया से भी निकाले जाएंगे यूक्रेनी नागरिक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, पुतिन का ये बड़ा फैसला। तो पुतिन का बड़ा फैसला, ज़ेलेंस्की को सदमा। जी हां, यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों पर पुतिन का यह फैसला सामने आया। कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी नागरिकों को निकालेगा रूस। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिजिया में एक्शन। जिनके पास पासपोर्ट नहीं, उन्हें विदेशी मानेगा रूस। 1 जुलाई 2024 तक सभी को बनाना होगा पासपोर्ट। सुरक्षा को खतरा
के मद्देनजर पुतिन ने निष्कासन का ये फैसला लिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और इसकी भी संभावना है कि इससे शायद लोकल अनरेस्ट भी बढ़ सकता है। यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के 9 इलाकों में रूस ने रॉकेट दागे हैं। आज सुबह सुबह मिसाइल से भी हमले अंजाम दिए गए हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। मिसाइल हमले में 3 लोगों की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। ये जो ताजा हमला हुआ है, इससे यहां पर रहने वाले तमाम सिविलियंस दहल गए हैं। इस वक्त किस तरह की चीख पुकार वहां पर मची हुई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये ताजा हमले यूक्रेन में अंजाम दिए गए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो इमारत है जिस पर मिसाइल अटैक हुआ है और हमले के बाद इस इमारत का क्या हश्र हुआ है, यहां पर रहने वाले लोगों पर क्या बीती होगी, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इस हमले को अंजाम दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लोगों की जान बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। सुबह सुबह इस मिसाइल हमले को अंजाम दिया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ताजा हमले की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। रूस ने मिसाइल अटैक किया है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस तरह के हमले अभी भी जंग में जारी नजर आ रहे हैं और सिविलियन इलाके भी इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल समीर, देखिए दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और रूस ने यूक्रेन के 9 इलाके पर हमले किए हैं। हालांकि रूस की तरफ से दलील यही है कि अगर सिविलियन इलाके टारगेट पर होते तो केवल 3 लोगों की ही मौत नहीं होती, ज़्यादा लोगों की मौत होती। तो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, मिलिट्री ठिकानों को या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ठिकाने हैं उनका को टारगेट किया जा रहा है। ये रूस की दलील है। बहरहाल अगर आप देखें तो असली बात यह है कि 30 अप्रैल या अगले 72 घंटे में दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करना चाहते हैं। रूस ये मैसेज देने की कोशिश में लगा है कि यूक्रेन का जो वो तथाकथित स्प्रिंग ऑफेंसिव है उसे हम कामयाब होने नहीं देंगे और इसीलिए रूस ने आज सुबह सवेरे ही अर्ली मॉर्निंग में ही अपनी तरफ से कई सारे मिसाइल दागकर यूक्रेन के हौसले को कमज़ोर करने की कोशिश की है और उसका परिणाम ये हो सकता है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस शहर में मैं खड़ा हूँ, ये दरअसल यूक्रेन की जद में आ सकता है क्योंकि ये वो इलाका है जो बाखमुत के पास है। अच्छा। ये वो इलाका है जो अवदीपका के पास है और उन दोनों जगह से लगातार डोनेट्स्क के इन इलाकों पर हमले किए जाते हैं और इसी वजह से रूस को अब ये जिम्मेदारी बन रही है कि किस तरीके से वो इस इलाके को यूक्रेन के शेलिंग से ठीक है मनीष बने रहिए आप हमारे साथ। चेक्सी इलाके की ये तस्वीरें, यूक्रेन के चेक्सी इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सुबह सुबह ताजा हमले हुए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, किस तरह से इन हमले की तस्वीरों को आप एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि सिविलियन इलाके को टारगेट तो किया गया लेकिन भारी संख्या में सिविलियन हताहत हुए भी हैं? इस तस्वीर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्या कहेंगे? समीर, ये वॉर जोन है जहां अगर कहें तो 30 अप्रैल या उसके आसपास में मेजर ऑफेंसिव की तैयारी चल रही है, ये कहा जा रहा है। तो उसके पहले सिक्योर करते हैं अपने लाइंस को, फर्म बेस को, ताकि ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकें या हम उस एरिया को डिफेंड कर सकें। अगर आप देखेंगे रशिया की तैयारी बिल्कुल अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइंस बनाई उन्होंने, डॉनबास से लेकर के नीचे क्रीमिया तक के रास्ते में उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन तैयार की है जिसके अंदर वो ट्रेंचेस हैं, माइंस हैं, वायर ऑब्स्टिकल्स हैं, सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं और सारे ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, उन सारी आर्टिलरी पोजीशन है। तो उस तरीके से रशिया बहुत सावधान है। दूसरी तरफ ये देखें, जब तक ज़ेलेंस्की ज़मीन पे कुछ कदम पॉजिटिव नहीं दिखाते हैं तो उनका भी जो सामग्री जो आती है वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आने में तंगी होगी। इस वजह से भी उनको ज़रूरी है कि कुछ वो
अपना ऑफेंसिव प्लान करें। लेकिन जेके त्रिपाठी सर, ये जो तस्वीरें सामने आई, हम 30 अप्रैल का भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को यूक्रेन कोई बड़ा अटैक कर सकता है, लेकिन उससे पहले रूस का ये हमला और वो भी रिहायशी इलाकों में, और बड़ा नुकसान दिख रहा है। हमारे संवाददाता मनीष झा बता रहे हैं कि ऐसे 9 शहरों को चुना गया है जहां पर ज्यादातर हमले हो रहे हैं। तो आने वाले 30 तारीख के पहले की इसे ट्रेलर माने जाए? देखिए, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है रशिया हाँ। कि आप 30 अप्रैल को हमारे ऊपर जैसा भी हमला करेंगे, हम उससे पहले आपका ध्यान बटाने के लिए हम कई जगह हमले करके ताबड़तोड़ और आपको हम दिखा देंगे। लेकिन सर, ये रिहायशी इलाके में ये बमबारी हुई है। रिहायशी इलाकों में देखिए, यूक्रेन हमेशा कहा करता है, लेकिन ये भी साबित हो गया है कि यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में सैनिक छुपे हुए हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस वहाँ से चलाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए उन रिहायशी इलाकों पे हमला किया गया। वैसे ये बात सही है कि जब इतना वॉर जो है इतनी इंटेंसिटी के साथ होता है तो कई सिविलियन कैजुअलिटी होती ही, तो उससे मना नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बिल्कुल, ये रूस की तो दलील भी हम देख रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ये दलील तो रूस हमेशा से देता रहा है कि हम मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए, हम थोड़ी देर पहले खबर दिखा भी रहे थे मनीष कि किस तरीके से यूक्रेन के जो निवासी हैं उनको वेकेट करने की भी प्लानिंग बन रही है। देखिए, सिविलियंस को टारगेट नहीं करना, लेकिन सिविलियंस को ही एक तरीके से ढाल भी बनाया जा रहा है कि भाई डोनेट्स्क को, लुहांस्क को, इन इलाकों से खाली करा के या तो रशियन पासपोर्ट ले या यहां से इलाके छोड़ दे। तो ये कैसे बिलीव कर लिया जाए, विश्वास कर लिया जाए कि इस बात को बहुत केयरफुली रूस हमलों के पहले या कोई रणनीति बनाने के पहले देखता होगा कि भाई सिविलियन को कोई नुकसान ना हो? बिल्कुल रवि, देखिए, आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि जो कहा जा रहा है कि उन सिविलियन को निकाल दिया जाएगा, दरअसल मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, अगर आप इसे गूगल पर या लोकेशन के वाइज देखें तो अभी भी मेरे मोबाइल पर ये लोकेशन यूक्रेन दिखाता है। लेकिन हकीकत ये है कि DPR, LPR, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया के ये इलाके जनमत संग्रह के बाद रूस के इनमें चले गए हैं। डोनेट्स्क के तमाम जो लोग हैं, इनको लेकर अब रूस का कहना यह है कि जिन लोगों ने पासपोर्ट अब तक नहीं बनाया है वो रूस का पासपोर्ट बना लें, और जो बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं तो फिर तो ये रूस की टेरिटरी है, आप यहाँ से यूक्रेन जा सकते हैं। ये रूस का कहना है, और इसीलिए ये बात आई कि रूस ने और समय दिया है कि 2 महीने में और दिए जा रहे हैं। जो चाहें वो पासपोर्ट बना लें। अगर जिन्होंने नहीं बनाया तो मतलब वो रूस को अपना देश नहीं मानता है, तो फिर उसे ये टेरिटरी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये टेरिटरी रूस की हो गई है।